जो है वो 7 क्लास हो चुकी है और आज जो है हमारी 8वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है आज हमारी। और आज भी हम 20 क्वेश्चन करने हैं। पर डे हम 20 क्वेश्चन करते हैं और आज भी हमें 20 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप जो है जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा रहा हूँ आप उन्हें नोट जरूर कर रहे होंगे, उनको लिख जरूर रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये, भारत के संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि संगीत के दिग्गज हैं पंडित रविशंकर, संगीत की इनमें से किस शैली के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। किसके लिए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन मतलब म्यूजिक से संबंधित है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे तो सी और डी दोनों ही सही है। यहाँ पर गायन लिखा है, यहाँ वादन लिखा हुआ है, क्योंकि गायन भी म्यूजिक में आता है और वादन भी म्यूजिक में आता है ना। बेसिकली आप इसे प्लेयर बोल सकते हैं, है ना। तो जो संतूर, जो पंडित रविशंकर है क्या बजाते हैं? संतूर। तो संतूर वादक हैं, ये आपको याद रखना। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तबला, बीणा, हारमोनियम और बांसुरी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जाकिर हुसैन इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला, बीणा, हारमोनियम और बांसुरी। तो याद रखिएगा जो जाकिर हुसैन है ये आपके तबला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तबला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर मैं बीणा के बारे में बात करूं तो एक नाम याद रखना, एस बाल शंकर। क्या नाम याद रखना? नाम याद रखना है एस बाल शंकर, असद अली खान। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ई गायत्री। क्या नाम याद रखना? एक नाम याद रखिएगा ई गायत्री, ज्योति हेगड़े। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कल्याण। क्या नाम याद रखना? नाम याद रखना कल्याण कृष्ण भागवतार। क्या? कल्याण कृष्ण भागवतार। ये एक नाम और जो है वो आपको याद रखना है। बांसुरी के जो नाम है जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल और एक है पन्नालाल घोष, ये नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तबला वादक भी मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। आज एक और जो वाद्य यंत्र है हारमोनियम, उसके बारे में देखेंगे। इसके लिए एक नाम याद रखना, संतोष घाटे। क्या नाम याद रखना? संतोष घाटे। पुष्कर कुमार। क्या याद रखना नाम? पुष्कर कुमार। इसके अलावा तन्मय, इसके अलावा एक नाम याद रखना तन्मय आपका देव चके। ये आपको नाम याद रखना। सॉरी, टैबलेट में थोड़ी सी दिक्कत आई। ठीक है, और एक याद रखना सुनील पाठक। क्या नाम याद रखना? सुनील पाठक। ये आपको और नाम याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल संख्या कितनी है? सवाल क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो जो कुल संख्या है वो है 96.63 करोड़ 2011 के अनुसार। ठीक है, अगर हम बात करें मुस्लिम की, क्योंकि पूछ लेगा, क्योंकि हिंदू की पूछ ली है तो मुस्लिम की भी पूछेगा। मुस्लिम की कितनी है? तो याद रखना 70.22 करोड़। ठीक है, अब अगर इसकी बात है तो ईसाई भी पूछ लेगा। ईसाई के लिए कितना? 2.78 करोड़। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखना सिख। क्या याद रखना? सिख। और ये क्या? 2.08 करोड़। ठीक, ये तीन, सिख, ईसाई और मुस्लिम, ये भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। ये निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है, व्यापार संघों से संबंधित है, आयात प्रतिबंध से संबंधित है, औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है वो बताना है। फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। रेफर टू अ सिस्टम ऑफ। किसको रेफर करता है? किससे संबंधित है? तो याद रखना ये है आपका लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंसिंग। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना। में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% था। पूछ रहा है, देखो 1951 में जो हमारा जीडीपी था, उस जीडीपी पर 11.8% का जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसका योगदान था। किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है वो योगदान था। कब? 11.8% का 1951 में। प्रेजेंट 1990-1991 में कितना था? 1990-1991 में ही क्यों पूछा? क्योंकि 1990-1991 में लेकर आए हैं एलपीजी रिफॉर्म, मतलब लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, रुकिएगा, ठीक है, और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 लेकर आए गए थे। कब? 1991 में, ठीक है। इस समय जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था, इंडस्ट्री जो हमारा उद्योग सेक्टर है, उसका जो परसेंटेज है ये कितना था? ये था 24.6%। कितना था? 24.6%। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक, ये जो देख रहे हो अपना, ये पोलोमी घटक है। ये इनमें से किस एक खेल से संबंधित है? ये पूछ रहा है। ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? ये संबंधित है टेबल टेनिस से। ये याद रखना। टेबल टेनिस के कई नाम मैंने बताए हैं, आज फिर बता दे रहा हूं। शरत कमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शरत कमल पूछ लेता है तो याद रखना, ठीक है। एक नाम मनिका बत्रा, क्या नाम है? मनिका बत्रा, ये याद रखना। जी सिथियान या जी सिथियन, ठीक है। इसके अलावा हरमीत देसाई, ये आपको और याद रखना है, ठीक है। ये टेबल टेनिस के प्लेयर है। किसके प्लेयर है? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ये आपको याद रखना है। कौन है ये? ये है पोलोमी घटक। कौन है? पोलोमी घटक, ठीक है। आगे, इनमें से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? जनसंख्या में धीमी वृद्धि, उत्पादकता का निम्न स्तर, राज्य की नीतियां, अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति। इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें निर्धनता का कारण कौन सा नहीं है, जनसंख्या की धीमी वृद्धि निर्धनता का कारण है? नहीं, तो यही आंसर सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर है। राज्य की नीतियां, अगर राज्य की नीतियां अच्छी होंगी तो निर्धनता यानी कि जो गरीबी है वो नहीं होगी। अगर नीतियां अच्छी नहीं है तो गरीबी बढ़ेगी, मतलब है। अर्थव्यवस्था का अविकसित प्रकृति, अगर अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और विकसित नहीं होगी तो दिक्कत है, ठीक है। क्लियर? तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर नुआखाई त्योहार मनाया जाता है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। अगर हम नुआखाई के बारे में बात करते हैं तो जो नुआखाई त्योहार है वो हमारा कहाँ का? नुआखाई त्योहार जो है ये है उड़ीसा का। कहाँ का? नुआखाई त्योहार जो है ये उड़ीसा का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के कुछ त्योहार बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे एक कुल्लू दशहरा। कौन सा? कुल्लू दशहरा, ये एक इंपॉर्टेंट त्योहार है, याद रखना। लोसर, ये याद रखना। एक हल्दा करके है। कौन सा? एक हल्दा है, वो याद रखना। और एक है साजो। कौन सा? एक है साजो, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपका राजस्थान की, चलो बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा, कुछ अगले के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। एक काम करो, तुम बताओ जो राजस्थान है ना, राजस्थान के कुछ त्योहार इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2 त्योहार, कोई भी 2 त्योहार इंपॉर्टेंट राजस्थान के, वो तुम कमेंट में लिखकर बताओ। चलो आगे देखते हैं। इनमें से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप के लिए प्रसिद्ध थी या था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। बंद हो गया क्या? हाँ। निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए
लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थी या था। लंबे आलाप का मतलब समझते हो? एक तुमने जैसे मान लो कोई गीत सुना हो तो उसमें वो एक बात में जैसे आलाप नहीं, इस टाइप का जो आलाप है ना, ये लंबा सा लेते चले जाते हैं, सांस नहीं लेते, इसको आलाप बोलते हैं, है ना। तो एक लंबे आलाप के लिए इनमें से कौन जाना जाता था? गुरमीत बाबा। ये इंपॉर्टेंट है, तुमने कभी नहीं सुना होगा ये नाम, और ये पंजाबी नाम है। तो हरियाणा वाले, अगर आप स्पेशली हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तब तो जरूर याद रखना, पंजाब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, एसएससी, यूपी, जीडी अगर किसी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? 2023 में जो एशियाई खेल हैं ये कहाँ हुए थे, ये पूछ रहा है। मुझे ये पूछना है नेक्स्ट जो एशियन गेम्स होंगे ये कहाँ होंगे, पहले तो बताओ कब होंगे। तो ये 2026 में होंगे। कहाँ होंगे? जापान में होंगे। जापान में कौन सी जगह है जहां पर ये होने वाले हैं? तो जापान में जिस जगह ये होने वाले हैं उसका नाम है आईची। क्या नाम है? आईची नागोया। क्या है? इसे ऐसे लिख लो, आईची नागोया, ठीक है, इस जगह होने वाले। अगर हम 2010 की बात करें, सॉरी 2023 की बात करें तो 2023 है, इसमें हुए हैं कहां पर? झाओ हांग, क्या पढ़ेंगे इसे? हांगझो। क्या है? हांगझो। कहां होने वाले? हुए थे 2023 में हुए थे हांगझो में। कहां होंगे 2026 में? तो जापान में, अक्टूबर में स्टार्ट होंगे ये, जापान में। और एशियन गेम 2026 जापान में। जापान में एक जगह है आईची नागोया, वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स ने 1873 में सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो अगर हम सत्यशोधक समाज के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। जो ज्योतिबा फुले हैं इनकी एक बुक है जिसको बोलते हैं हम गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। कई बार जो गुलामगिरी है ये अंग्रेजी में आ जाती है, तो स्लेवरी। क्या? स्लेवरी, ठीक है। ठीक भाई, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। किसकी? प्रार्थना समाज की, ठीक, ये याद रखना। एक है, उनका नाम है सावित्री फूले। याद है? सावित्री फूले, जिन्होंने पुणे में सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित किया था, ठीक, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम डांस विलेज की स्थापना करने के लिए जाना जाता है? बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, शास्त्रीय नृत्यांगना वगैरह जाहिर सी बात है, ओडिसी नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। अब तुम्हें इनमें से क्या पहचानना है? पहले तो ये पहचानो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है, पहला। दूसरा, नृत्य ग्राम डांस विलेज, या है ना, ये जो नृत्य ग्राम डांस विलेज है इसकी स्थापना करने वाली लेडी इनमें से कौन है, उनकी पहचान आपको करनी है। ओडिसी नर्तक, साथ के साथ में नृत्य ग्राम डांस विलेज जो है वो। तो अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतिमा गौरी। क्या हो जाएगा? प्रतिमा गौरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाट फिल इन द ब्लैंक्स की इकाई है, पूछ रहा है इनमें से बाट जो है वो इनमें से किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, ऊर्जा की, संवेग की और शक्ति की। तो अगर हम बात करें बाट की, तो जो बाट है ये इकाई हो जाएगी किसकी? तो ये हो जाएगी आपकी शक्ति की। बाट किसकी है? शक्ति की। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो याद रखना ओम। क्या हो जाएगा? ओम। इस तरह का साइन होता है ना ओम का। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इसकी इकाई हो जाएगी जूल। संवेग की बात करें तो इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। पूछ रहा है इनमें से किस पर और मानव तस्करी पर रोक लगाता है? जबरन श्रम और मानव तस्करी, सेवाएं और मानव तस्करी, श्रम और मानव तस्करी, काम और मानव तस्करी।
किस पर जो है ये रोक लगाता है? तो ये रोक लगाता है जबरन श्रम, इसे बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, है ना। अगर हम फोर्स्ड लेबर या जबरन जो जबरन मजदूरी या जबरन श्रम की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 23 में आता है। किसमें? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 और है, और इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका चाइल्ड लेबर। क्या आता है? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में एक चीज और जो आपको याद रखनी है, मतलब बेसिकली जो आर्टिकल 24 है इसके बारे में, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में या जहां खतरा हो ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो? कोशिश करना कि 14 के बाद काम ना करें, और जो स्पेशली मेंशन है वो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे खतरनाक जगहों पर काम नहीं करेंगे, ये मेंशन है। ठीक है, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जन्म 350 ईसा पूर्व, मृत्यु 290 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक। दुनिया भर की चीजें लिख रखी हैं इन्होंने इसमें। देखो, एक लेखक के बारे में बताना है, ठीक है, एक लेखक के बारे में बताना है, और ये जो लेखक है इसका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा था उससे 30 साल पहले ऑलमोस्ट। ठीक है, मृत्यु 290 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा मतलब ये 60 साल जिया, ये व्यक्ति 60 साल तक जिंदा रहा है। ये यूनानी इतिहासकार है, राजनयिक भी है यूनानी, और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। किसके बारे में? ये तीनों कथन सही हैं, तो ये सही है मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर यूनानी था। ठीक है, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये राजदूत था, ये याद रखिएगा। कौन? मेगास्थनीज। ठीक, अच्छा, इसी तरह से हुएनसांग के बारे में याद रखिएगा। हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय आया था, और ये कोई राजदूत नहीं था। जो हुएनसांग है ये यात्री था। क्या था? यात्री, बौद्ध यात्री। ठीक है, इसकी एक बुक है CU की। क्या नाम है? CU की। CU की में या जो भी टेक्स्ट हैं, चाइनीज टेक्स्ट, इनमें भारत को क्या कहते हैं? तो इनमें भारत को कहा है उन्होंने यिन तू। यिन तू जो है ये कहा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? भारत को क्या कहकर पुकारते हैं? ये भारत को कहकर पुकारते हैं ये यिन तू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से? ये जो आप देख रहे हो तस्वीर, ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल। जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है वो किस नृत्य से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया या भरतनाट्यम। तो अगर हम बात करते हैं ये किससे संबंधित है, तो याद रखना ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। सत्रिया के बारे में एक चीज और याद रखनी है, वो ये, इसके प्रवर्तक कौन है? शंकरदेव। इसके प्रवर्तक कौन है? शंकरदेव। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? भरतनाट्यम जो है इसका एक प्राचीन नाम है ना, भरतनाट्यम से पहले इसे क्या कहते थे वो बताओ। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, कथक के बारे में और एक बात याद रखनी है, ये मुगलों के समय बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, मुगलों के दरबार में बहुत प्रसिद्ध था। और जो कथक है ये कथा शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो कथा शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये याद रखना। कुचिपुड़ी क्या है? ये एक गांव के नाम से है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी, उसी गांव में जो है वो लोग नृत्य करते थे कुछ प्राचीन, उसी नृत्य का नाम कुचिपुड़ी रख दिया गया। ठीक, तो ये याद रखना। क्लियर? अगला, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान। क्लियर? ठीक, पाकिस्तान के साथ। ठीक, इधर आ जाओ चाइना के साथ। ठीक, फिर आ जाओ नेपाल के साथ। ठीक, फिर इधर चलो भूटान के साथ।
ठीक। और इधर आ जाओ बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के आगे चलो म्यांमार के साथ। 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 लोगों के साथ। ये क्या है? भूमि। कौन सी सीमा? भूमि सीमा। कितने लोगों के साथ? 7 लोगों के साथ। जल बॉर्डर के लिए कल मैंने कहा था कि जिनके साथ हम बॉर्डर जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बांग्लादेश के साथ करते हैं, करते हैं, ठीक है। म्यांमार के साथ करते हैं, करते हैं। श्रीलंका के साथ करते हैं, करते हैं। और नीचे जो हमारा इधर सुमात्रा के पास इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया है ना, वो इंडोनेशिया के साथ करते हैं, करते हैं। मालदीव के साथ करते हैं। और किसके साथ हम बॉडी जो वाटर बॉडी वो शेयर करते हैं, और किसी के साथ नहीं करते। 1 2 3 4 5 6, इन 6 के साथ तो करते हैं। और भी किसी के साथ करते होंगे तो एक बार मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि इस एक के साथ भी हम करते हैं। शायद मॉरिशस, जहां तक मुझे उम्मीद है उसके साथ करते हैं। वो पीछे कुछ सेशल्स वगैरह के पास कुछ है, अगर करते होंगे तो। पर वो बहुत लंबा, वो एग्जाम में आता नहीं है, तो उसे याद रखना। पर ये याद रखना, ठीक है, ये भूमि के, ठीक है, और ये जल के, ठीक है। अगला, व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या है? एक चीज है स्कोमेट। पहले तो स्कोमेट की फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। अगर हम स्कोमेट के बारे में बात करें तो स्कोमेट है हमारा स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म, और स्पेशल गलत हो गई, ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, मटेरियल या मटेरियल्स, ठीक है, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, ये इसका फुल फॉर्म है। स्पेशल केमिकल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर इतना सवाल पूछा है और कोई एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, पर इसको मैट की जो फुल फॉर्म है वो पूछ लेगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? ये है भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची। जो भारत है वो जो निर्यात करता है, जैसे केमिकल निर्यात करता है तो उसको नियंत्रित करना, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो मटेरियल्स कोई, इक्विपमेंट कोई, और टेक्नोलॉजीज अगर हम निर्यात करते हैं, ठीक है, मतलब हम अपने देश से बाहर भेजते हैं, तो उस पर क्या नियंत्रण रखना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? जो टेबल टेनिस होता है ना, सॉरी सिर्फ टेनिस खेल होता है, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस। टेनिस में जो फर्स्ट पॉइंट है इसका क्या मतलब है? देखो यहां पर 2 है, एक है 0 मतलब 4 है, एक है 0 पॉइंट, क्या है 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के अलावा एक है 1 पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगा 2 पॉइंट, 1 पॉइंट पूछा है ना, फर्स्ट पॉइंट मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक। इसी तरह से एक आपका 3 पॉइंट, और इसी तरह से एक है आपका 4 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम 0 पॉइंट की बात करें तो इसे बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं? लव। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका 15, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये होता है 30, और थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये होता है 40, और 4 पॉइंट की बात करें तो ये होता है गेम पॉइंट। क्या होता है? ये होता है आपका गेम पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? गेम पॉइंट। तो ये याद रखना, क्लियर? क्या होता है? गेम पॉइंट। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? इनमें से ये गौरव घई है, ये जो गौरव घई है ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये देखो इनके हाथ में ये क्या है? ये एक स्टिक है, और ये कैसी स्टिक है? ये गोल्फ स्टिक है। कौन सी स्टिक है? गोल्फ स्टिक है। तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो याद रखना ये खेलते हैं हमारा गोल्फ। क्या खेलते हैं? गोल्फ। गोल्फ के और कौन कौन से प्लेयर है? तो देखो एक नाम याद रखना, विजय सिंह, भारतीय प्लेयर बता रहा मैं, विजय सिंह, ठीक है। एक जीव
मिल्खा सिंह। अच्छा, जी मिल्खा सिंह के पिताजी है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की एक बुक है, कमेंट में लिखकर बताओ उस बुक का नाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम याद रखना अर्जुन अटवाल का नाम याद रखना, एक नाम याद रखना अर्जुन अटवाल। ठीक है, हॉकी के प्लेयर में पहले बता चुका हूं, फुटबॉल के प्लेयर में पहले बताया हुआ है। ठीक है, 3-4 क्लास पहले, हर दिन में कोई ना कोई प्लेयर बता ही रहा हूं। ठीक, अच्छा क्लियर है। चलिए, इसके अलावा एक चीज और जो मैं आपको बताऊं वो ये कि इस क्लास को शेयर करो, कर सकते हो जहां भी, सब्सक्राइब करो जब अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो, और अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही याद रखना मैंने एक सीरीज चलाई है, रिवीजन सीरीज। ठीक है, रिवीजन सीरीज मैंने चला रखी है, और ये शॉर्ट्स हैं, क्या 1 मिनट के शॉर्ट्स, 2 मिनट के शॉर्ट्स ये मैंने चलाए हैं। तो इसे देखो, इसे देखोगे जल्दी जो है तुम्हारे जो भी कंसेप्ट और जो भी फैक्ट है, जो भी एक पॉइंट है, वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये है आपकी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।